नमस्कार साथियों, अध्ययन विस्तार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित। कल की क्लास में हमने पेज नंबर 10 तक कवर किया था। सबका प्यार, सबका साथ, सबका विकास के साथ आज हम शुरू कर रहे हैं पेज नंबर 11 से, जिसमें हम पढ़ रहे थे उर्दू के बारे में। यह भी एक प्रकार से उर्दू शाही और फौजी पड़ाव था, किंतु बहुत बड़ा था, अतः इसे उर्दू ने कहकर उर्दू ए मौला कहा गया तथा यहाँ बोली जाने वाली भाषा जबान ए उर्दू ए मौला श्रेष्ठ शाही पड़ाव की भाषा कहलाई। भाषा विशेष के अर्थ में उर्दू शब्द इस जबान ए उर्दू ए मौला का संक्षेप है। भाषा के अर्थ में उर्दू शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ यह कहना कठिन है, किंतु मोटे रूप से 18वीं सदी के मध्य में इसका प्रयोग चल पड़ा था। यद्यपि इसे ज़्यादातर हिंदी या रेख्ता कहते थे, इसके साथ इसे हिंदुस्तानी नाम से भी अभिहित किया गया। 1850 ईस्वी तक आते आते इस भाषा के लिए अन्य नामों का प्रचलन बंद हो गया और केवल उर्दू नाम चलने लगा। हिंदी के मुख्यतः दो रूप प्राचीन काल से आ रहे थे। एक तो बोली रूप जो ब्रज अवधि आदि का था, और दूसरा एक प्रकार से मिश्रित रूप था जो किसी क्षेत्र से संबंध न होकर पूरे हिंदी प्रदेश से उभर रहा था। गोरखनाथ, खुसरो, कबीर आदि में इसके प्रारंभिक रूप मिलते हैं। लगभग ऐसी ही मिश्रित भाषा अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों से युक्त उर्दू भी थी। आगे चलकर दोनों के मूलाधार एक हो गए था। फारसी, अरबी, तुर्की शब्दों से युक्त भाषा उर्दू कहलाई, तो संस्कृत से युक्त हिंदी। हिंदी नाम और उसके विभिन्न रूप। हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत शब्द सिंधु से माना जाता है। सिंधु ने सिंध नदी को कहते थे और उसी आधार पर इसके आसपास की भूमि को सिंधु कहने लगे। यह सिंधु शब्द ईरान में जाकर हिंदू और फिर हिंद हो गया और इसका अर्थ हुआ सिंध प्रदेश। बाद में ईरानी धीरे धीरे भारत के अधिक भागों से परिचित होते गए और इस शब्द के अर्थ में विस्तार होता गया तथा हिंद शब्द धीरे धीरे पूरे भारत का वाचक हो गया। इसी में ईरानी का एक प्रत्यय लगने से हिंदिक बना और जिसका अर्थ है हिंद का। यूनानी शब्द इंडिका या अंग्रेजी शब्द इंडिया आदि इस हिंदी के ही विकसित रूप है। हिंदी भी हिंदिक का ही परिवर्तित रूप है और इसका मूल अर्थ है हिंद का। इस प्रकार यह विशेषण है, किंतु भाषा के अर्थ में संज्ञा हो गया है। हिंदी भाषा के लिए शब्द का प्राचीनतम प्रयोग शरूफुद्दीन यज़दी के जफरनामा में मिलता है। वस्तुतः शब्दों में अरबी, फारसी तथा संस्कृत के आधिक्य की बात छोड़ दें तो हिंदी उर्दू में कोई खास अंतर नहीं है। दोनों ही एक ही भाषा की दो शैलियां हैं। इसलिए प्रारंभ में हिंदी शब्द का प्रयोग हिंदी और उर्दू दोनों के लिए होता था। तज़किरा मखजन उल ग्राइब में आता है। तज़किरा मखजन उल ग्राइब में आता है, दर जबान हिंदी की मुराद उर्दू अस्त। यहाँ हिंदी शब्द उर्दू का समानार्थी है। तो दूसरी तरफ हिंदी के सूफी कवि नूर मोहम्मद ने कहा है, हिंदू मग पर पाव न राख्यो का बहुत है जो हिंदी बाख्यो। यहाँ इस शब्द का प्रयोग हिंदी के लिए है। मुल्ला वजही, सौदा मीर आदि ने अपने शेरों का हिंदी शेर कहा है, अपने शेरों को हिंदी शेर कहा है। गालिब ने भी अपने पत्रों में कई स्थानों पर हिंदी और उर्दू को समानार्थी रूप में प्रयुक्त किया है। अनुमान है कि 19वीं सदी के प्रथम चरण में अंग्रेजों की विशेष भाषा नीति के कारण ही इन दोनों को अलग अलग भाषाएं माना जाने लगा। उर्दू को मुसलमानों से जोड़ दिया गया तो हिंदी को हिंदुओं से। यदि अंग्रेज बीच में न पड़े होते तो आज ये दोनों भाषाएं एक ही होती। हिंदी शब्द का प्रयोग आज मुख्य रूप से 3 अर्थों में हो रहा है। हिंदी शब्द अपने विस्तृतम अर्थ में हिंदी प्रदेश में बोली जाने वाली क्षेत्रीय बोलियों का द्योतक है। हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में होता है। इसलिए इसके अंतर्गत ब्रज, अवधी, डिंगल, मैथिली, खड़ी बोली आदि प्राय सभी में लिखित साहित्य का विवेचन किया जाता है। भाषा विज्ञान में प्राय पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी को ही हिंदी मानते रहे हैं। ग्रियर्सन ने इसी आधार पर हिंदी प्रदेश की अन्य उपभाषाओं को राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी कहा था, जिनमें हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं है, किंतु अन्य 2 को हिंदी मानने के कारण पश्चिमी हिंदी तथा पूर्वी हिंदी नाम दिया था। इस प्रकार इस अर्थ में हिंदी 8 बोलियों ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणी, कनौजी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ का सामूहिक नाम है।
हिंदी शब्द का संकुचितम अर्थ है खड़ी बोली साहित्यिक हिंदी, जो आज हिंदी प्रदेशों की सरकारी भाषा है, पूरे भारत की राजभाषा है। समाचार पत्रों और फिल्मों में जिसका प्रयोग होता है, जो हिंदी प्रदेश में शिक्षा का माध्यम है, जिसे प्रतिष्ठित हिंदी, मानक हिंदी आदि नामों से अभिहित करते हैं। हिंदी भाषा का विकास। हम देख चुके हैं कि खड़ी बोली हिंदी का उद्भव शोरशनी अपभ्रंश से हुआ है, किंतु यदि हिंदी को पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी की 8 बोलियों का प्रतिनिधि माने तो उसका उद्भव शोरशनी तथा अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। विस्तार में जाकर यदि उसे 17 बोलियों का प्रतिनिधि माने तो हिंदी का उद्भव शोरशनी, अर्धमागधी तथा मागधी अपभ्रंश से हुआ है। यूँ तो हिंदी भाषा के कुछ व्याकरणिक रूप पाली में ही मिलने लगते हैं। प्राकृत काल में उनकी संख्या और भी बढ़ गई थी तथा अपभ्रंश काल में ये रूप प्राय 40% से भी ऊपर हो गए, किंतु हिंदी भाषा का वास्तविक आरंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है और इस तरह हिंदी के विकास का इतिहास आज तक कुल लगभग 200 वर्षों 1000 से 2000 के बीच में 1000 ईस्वी से 2000 ईस्वी के बीच में फैला है। भाषा के विकास की दृष्टि से इस पूरे समय को 3 खंडों में बांटा जा सकता है: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल 1000 से 1500 ईस्वी तक। हिंदी भाषा अपने आदिकाल में सभी बातों में अपभ्रंश के बहुत अधिक निकट थी, क्योंकि इसी से हिंदी का उद्भव हुआ। आदिकालीन हिंदी में मुख्यतः उन्हीं ध्वनियों का प्रयोग मिलता है जो अपभ्रंश में प्रयुक्त होती थी। मुख्य अंतर यह है, अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे: अ, आ, ई, उ, ए, ओ। ये 8 ही स्वर मूल स्वर थे। आदिकालीन हिंदी में 2 नए स्वर ए, ओ विकसित हो गए, जो संस्कृत स्वर थे तथा जिनका उच्चारण क्रमशः अ, औ था। च, छ, ज, झ संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश में स्पर्श व्यंजन थे, किंतु आदिकालीन हिंदी में आकर नए स्पर्श संघर्षी हो गए। तब से अब तक के स्पर्श संघर्षी ही हैं। न, र, ल, स संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश में दंत ध्वनियां थी। आदिकाल में ये वर्तशय हो गई है। संस्कृत जो न, र, ल, स थे वो संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश में दंत ध्वनियां थी, लेकिन जब आदिकाल में ये वर्तशय हो गए थे। अपभ्रंश में अड़ और ढ व्यंजन नहीं थे। अपभ्रंश में अड़ और ढ व्यंजन नहीं थे। आदिकालीन हिंदी में इनका विकास हुआ। न, मह, लह सबसे पहले संयुक्त व्यंजन थे। अब वे क्रमशः न, म, ल के महाप्राण रूप हो गए, अर्थात संयुक्त व्यंजन न रहकर मूल व्यंजन हो गए। संस्कृत, फारसी आदि से कुछ शब्दों के आ जाने के कारण कुछ नए संयुक्त व्यंजन हिंदी में आ गए जो अपभ्रंश में नहीं थे। कुछ अपभ्रंश शब्दों के लोप के कारण कुछ ऐसे संयुक्त व्यंजन स्वरानुक्रमों तथा व्यंजनानुक्रमों के लोप की भी संभावना हो सकती है जो अपभ्रंश में थे। आदिकालीन हिंदी का व्याकरण 1000 या 1100 ईस्वी के आसपास अपभ्रंश के बहुत अधिक निकट था। भाषा में काफी रूप ऐसे थे जो अपभ्रंश के थे, किंतु धीरे धीरे अपभ्रंश के व्याकरणिक रूप कम होते गए और हिंदी के अपने रूप विकसित होते गए। धीरे धीरे 1500 ईस्वी तक आते आते हिंदी अपने पैरों पर खड़ी हो गई और अपभ्रंश के रूप प्राय प्रयोग से निकल गए। आदिकालीन हिंदी का व्याकरण संवेद अपभ्रंश व्याकरण से इन बातों में भिन्न है। अपभ्रंश काफी हद तक संयोगात्मक भाषा थी। क्रिया तथा कारकीय रूप संयोगात्मक होते थे, किंतु आदिकालीन हिंदी में वियोगात्मक रूपों का प्राधान्य हो चला था। सहायक क्रियाओं तथा परसर्गों कारक चिन्हों का प्रयोग काफी होने लगा और धीरे धीरे संयोगात्मक रूप कम होते गए और उनका स्थान वियोगात्मक रूप लेते गए। नपुंसक लिंग एक सीमा तक अपभ्रंश में था, यद्यपि संस्कृत प्राकृत की तुलना में उसकी स्थिति स्पष्ट सी होती जा रही थी। आदिकालीन हिंदी प्रयोगों में नपुंसक लिंग का प्रयोग प्राय पूर्णतः समाप्त हो गया। गोरखनाथ की रचनाओं में प्रयुक्त कुछ प्रयोगों को कुछ लोगों ने नपुंसक लिंग का माना है, किंतु यह मान्यता पूर्णतः असंदिग्ध नहीं कही जा सकती है। हिंदी वाक्य रचना में शब्द क्रम धीरे धीरे निश्चित होने लग गया था। आदिकालीन हिंदी का शब्द भंडार अपने प्रारंभिक चरणों में अपभ्रंश का ही था, किंतु धीरे धीरे कुछ परिवर्तन आते गए जिनमें उल्लेख 2-3 है।
भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हो गया था, अतः अपभ्रंश की तुलना में तत्सम शब्दावली कुछ बढ़ने लगी थी। मुसलमानों के आगमन से कुछ शब्द पश्तो, फारसी तथा तुर्की भाषाओं से हिंदी में आए। भक्ति आंदोलन तथा मुसलमानी शासन का प्रभाव समाज पर भी पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप इस बात की भी संभावना हो सकती है कि कुछ ऐसे पुराने शब्द जो अब अपभ्रंश में प्रचलित थे, इस काल में अनावश्यक या अल्पावश्यक होने के कारण या तो हिंदी शब्द भंडार से निकल गए या फिर उनका प्रयोग बहुत कम हो गया। इस काल के साहित्य में प्रमुखतः डिंगल, मैथिली, दक्षिणी, अवधी, ब्रज तथा मिश्रित रूपों का प्रयोग मिलता है। इस युग के प्रमुख हिंदी साहित्यकार गोरखनाथ, विद्यापति, नरपति नाल, चंद्रबरदाई, कबीर आदि हैं। मध्यकाल 1500 से 1800 ईस्वी। इस काल में ध्वनि, व्याकरण तथा शब्द भंडार के क्षेत्र में मुख्यतः आगे दिए गए परिवर्तन हुए। ध्वनि के क्षेत्र में 2-3 बातें उल्लेखनीय हैं। फारसी की शिक्षा की कुछ व्यवस्था था। दरबार में फारसी का प्रयोग होने से उच्च वर्ग में फारसी का प्रचार हुआ, जिसके कारण उच्च वर्ग के लोगों की हिंदी में को, घो, गो, जो, फ ये 5 नए व्यंजन आ गए। शब्दांत का कम से कम मूल व्यंजन के बाद आने पर लुप्त हो गया और राम अर्थात राम का उच्चारण राम होने लगा, किंतु भक्त जैसे शब्दों में जहां के पूर्व सुक्त व्यंजन था, बना रहा। कुछ स्थितियों में अक्षरांत का भी लोप होने लगा। उदाहरण के लिए आदिकालीन जप्ता का अब उच्चारण जप्ता हो गया। ह के पहले का कुछ स्थितियों में ए जैसा उच्चारित होने लगा। अहमद, एहमद। व्याकरण के क्षेत्र में भी मुख्यतः 3 ही बातें उल्लेख्य हैं। इस काल में हिंदी भाषा व्याकरण के क्षेत्र में पूरी तरह अपने पैरों पर खड़ी हो गई। अपभ्रंश के रूप प्राय हिंदी से निकल गए। जो कुछ बचे थे वे ऐसे थे जिन्हें हिंदी ने आत्मसात कर लिया। भाषा आदिकालीन भाषा की तुलना में और भी वियोगात्मक हो गई। संयोगात्मक रूप और भी कम हो गई। प्रसर्गों तथा सहायक क्रियाओं का प्रयोग और भी बढ़ गया। उच्च वर्ग में फारसी का प्रचार होने के कारण हिंदी वाक्य रचना फारसी से प्रभावित होने लगी। शब्द भंडार की दृष्टि से बातें मुख्य हैं। इस काल में आते आते काफी शब्द फारसी, अरबी, फारसी के लगभग 3500, अरबी लगभग 2500, पश्तो लगभग 50 था, तुर्की लगभग 125 से अधिक से हिंदी में आ गए और उनकी संख्या लगभग 600 हो गई। भक्ति आंदोलन के चरम बिंदु पर पहुंचने के कारण तत्सम शब्दों का अनुपात भाषा में और भी बढ़ गया। यूरोप से संपर्क होने के कारण कुछ पुर्तगाली, स्पेनी, फ्रांसीसी तथा अंग्रेजी शब्द भी हिंदी में आ गए। इस काल में धर्म के प्रधानता के कारण राम जन्मस्थान की भाषा अवधी तथा कृष्ण जन्मस्थान की भाषा ब्रज में ही विशेष रूप से साहित्य रचा गया। यूँ दक्षिणी, उर्दू, डिंगल, मैथिली और खड़ी बोली में भी साहित्य रचना हुई। इस काल के प्रमुख साहित्यकार जयसी सूर, मीरा, तुलसी, केशव बिहारी भूषण देव हैं। आधुनिक काल 1800 से अब तक। आधुनिक कालीन हिंदी में ध्वनि के क्षेत्र में 4-5 बातें उल्लेख्य हैं। आधुनिक काल में शिक्षा के व्यवस्थित प्रचार के कारण था। प्रारंभ में हिंदी प्रदेश में अनेक क्षेत्रों में कचहरियों की भाषा उर्दू होने के कारण क, ख, ग, ज, फ जो मध्यकाल में केवल उच्च वर्ग के फारसी पढ़े लिखे लोगों तक प्रचलित थे, इस काल में प्राय 1947 ईस्वी तक सुशिक्षित लोगों में भी खूब प्रचलित हो गए। किंतु स्वतंत्रता के बाद स्थिति बदली है और अंग्रेजी में प्रयुक्त होने के कारण ज, फ तो एक सीमा तक अब भी प्रयोग में है, किंतु क, ख, ग के ठीक प्रयोग में कमी आई। नई पीढ़ी कुछ अपवादों को छोड़कर इनके स्थान पर प्राय क, ख, ग बोलने लग गई है। अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार के कारण कुछ बहुशिक्षित लोगों द्वारा कॉलेज, डॉक्टर, ऑफिस, कॉफी आदि में ध्वनि भी हिंदी में प्रयुक्त हो रही है। अंग्रेजी शब्दों के प्रचार के कारण कुछ नए संयुक्त व्यंजन जैसे ड्रो भी हिंदी में प्रयुक्त होने लग गए हैं। स्वरों में हिंदी में आदिकाल में आए थे। इनका उच्चारण था, अर्थात ये संयुक्त स्वर थे। आधुनिक काल में मुख्यतः 1940 ईस्वी के बाद की स्थिति कुछ भिन्न हो गई। इस संबंध में 3 बातें उल्लेख्य हैं। पश्चिमी हिंदी क्षेत्र में स्वर सामान्यतः मूल स्वर रूप में उच्चारित होते हैं। पूर्वी हिंदी क्षेत्र में अब भी ये रूप में संयुक्त स्वर के रूप में ही प्रयुक्त हो रहे हैं। नैया, व्याकरण, कौवा जैसे शब्दों में पश्चिमी तथा पूर्वी दोनों ही क्षेत्रों में का उच्चारण क्रमशः संयुक्त स्वर औ के रूप में होता है। मध्यकाल में का लोप शब्दांत तथा कुछ स्थितियों में अक्षरांत में होना आरंभ हुआ। आधुनिक काल तक आते आते प्रक्रिया पूरी हो गई। अब हिंदी में उच्चारण में कोई भी शब्द अकारांत नहीं है।
वह ध्वनि आदिकाल था मध्यकाल में कुछ अपवादों को छोड़कर प्राय द्वयोष्ठ्य रूप में उच्चरित होती थी। अब वह कुछ अपवादों को छोड़कर हिंदी के काफी शब्दों में कम से कम पश्चिमी क्षेत्र में दंतोष्ठ्य रूप में उच्चरित होती है। व्याकरण की दृष्टि से अधोलिखित बातें कही जा सकती हैं। आदिकाल में हिंदी की विभिन्न बोलियों के व्याकरणिक अस्तित्व का प्रारंभ हो गया था, किंतु काफी व्याकरणिक रूप ऐसे थे जो आसपास के क्षेत्रों में समान थे। मध्यकाल में उनमें इस प्रकार के मिश्रण में काफी कमी हो गई थी। सूर, बिहारी, देव आदि की ब्रज भाषा था। जैसी, तुलसी आदि की अवधि इस बात का प्रमाण है। आधुनिक काल तक आते आते ब्रज, अवधि, भोजपुरी, मैथिली आदि कई बोलियों का व्याकरणिक अस्तित्व इनका स्वतंत्र हो गया है कि उन्हें बड़ी सरलता से भाषा की संज्ञा दी जा सकती है। हिंदी प्राय एक वियोगात्मक भाषा हो गई है। प्रेस, रेडियो, शिक्षा तथा व्याकरणिक विश्लेषण आदि के प्रभाव से हिंदी व्याकरण का रूप काफी स्थिर हो गया है। कुछ अपवादों को छोड़कर हिंदी व्याकरण का मानक रूप सुनिश्चित हो गया। व्याकरण के इस स्थिरीकरण में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का मुख्य हाथ रहा है। कहा जा चुका है कि मध्यकाल में हिंदी वाक्य रचना एक सीमा तक फारसी से प्रभावित हुई। आधुनिक काल में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार फारसी की तुलना में कहीं अधिक हुआ है। साथ ही समाचार पत्रों, रेडियो तथा सरकारी कामों में प्रयोग के कारण भी अंग्रेजी हमारी अधिक निकट आ गई। इसका परिणाम यह हुआ कि हिंदी भाषा वाक्य रचना, मुहावरों तथा लोकोक्ति आदि के क्षेत्र में अंग्रेजी से बहुत अधिक प्रभावित हुई। उदाहरण के लिए, मैं सोने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्लीप का अनुवाद है तो वह आदमी जो कल बीमार पड़ा था आज मर गया। द मैन हु फेल इल यस्टरडे एक्सपायर्ड टुडे का इसी तरह प्रकाश डालना मुहावरा टू थ्रो लाइट ऑन का अनुवाद है तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है। लोकोक्ति नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन का अंग्रेजी ने विराम चिन्हों के माध्यम से भी हिंदी वाक्य रचना को प्रभावित किया है। इधर कुछ वर्षों से कीजिए के लिए करिए, मुझे के लिए मेरे को, मुझको के लिए मेरे से, तुझमें के लिए तेरे में नहीं जाता है के स्थान पर नहीं जाता, नहीं जा रहा है के स्थान पर नहीं जा रहा जैसे नए रूपों तथा नई वाक्य रचना का प्रचार कुछ क्षेत्रों में बढ़ता जा रहा है। अर्थात हिंदी भाषा की रूप रचना तथा वाक्य रचना में परिवर्तन होता जा रहा है। शब्द भंडार की दृष्टि से 1800 ईस्वी से अब तक के आधुनिक काल को सामान्यतः 6-7 उपकालों में विभाजित किया जा सकता है। 1800 से 1850 ईस्वी तक का हिंदी शब्द भंडार मोटे रूप से वही था जो मध्यकाल का अंतिम चरण में था। अंतर केवल यह था कि वह धीरे धीरे अंग्रेजी के अधिकाधिक शब्द हिंदी भाषा में आते जा रहे हैं। 1850 से 1900 ईस्वी तक अंग्रेजी के और शब्दों के जाने के अतिरिक्त आर्य समाज के प्रचार प्रसार के कारण तत्सम शब्दों का प्रयोग बढ़ा और कुछ पुराने तद्भव शब्द परिनिष्ठित हिंदी से निकल गए। 1900 ईस्वी के बाद द्विवेदी काल तथा छायावाद काल में अनेक कारणों से तत्सम शब्दों का प्रयोग बढ़ना आरंभ हो गया। प्रसाद, पंत और महादेवी वर्मा का पूरा साहित्य इस दृष्टि से दर्शनीय है। इसके बाद प्रगतिवादी आंदोलन के कारण तद्भव शब्दों के प्रयोग में पुनः वृद्धि हुई तथा तत्सम शब्दों के प्रयोग में काफी कमी हुई। सन 1947 तक लगभग यही स्थिति रही और इसके बाद के शब्द भंडार में कई बातें उल्लेखनीय हैं। पहला है, अनेक पुराने शब्द नए अर्थों में प्रचलित हो गए। उदाहरण के लिए सदन, राज्यसभा और लोकसभा के लिए दोनों सदनों में प्रयुक्त हो रहा है। नई आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्षणिका, फिल्माना, घुसपैठिया जैसे बहुत से नए शब्द हिंदी में आ गए हैं। हिंदी साहित्य में नाटक, उपन्यास, कहानी और कविता की भाषा बोलचाल के बहुत निकट है। इसमें अरबी, फारसी तथा अंग्रेजी के जन प्रचलित शब्दों का काफी प्रयोग हो रहा है, किंतु आलोचना की भाषा अभी एक सीमा तक तत्सम शब्दों से काफी लदी हुई है। इधर हिंदी को पारिभाषिक शब्दों की बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ी क्योंकि अब वह विज्ञान, वाणिज्य, विधि आदि की भी भाषा है। इसकी पूर्ति के लिए अनेक शब्द अंग्रेजी, संस्कृत आदि से लिए गए हैं तथा अनेक नए शब्द बनाए गए हैं। स्वतंत्रता के पूर्व हिंदी में मुश्किल से 5-6 हजार पारिभाषिक शब्द थे, किंतु अब उनकी संख्या लगभग 1 लाख है और दिनों दिन उनमें वृद्धि होती जा रही है। हिंदी शब्द भंडार अनेक प्रभावों को ग्रहण करते हुए तथा नए शब्दों से समृद्ध होते हुए दिनों दिन अधिक व्यापक होता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप हिंदी अपनी अभिव्यंजना में अधिक सटीक, निश्चित, गहरी तथा समर्थ होती जा रही है।
किसी भाषा के प्रचार क्षेत्र में जैसे जैसे विस्तार होता है उसमें एकाधिक रूप विकसित होने लगते हैं। आज इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की अंग्रेजी ध्वनि व्यवस्था, रूप रचना, वाक्य गठन तथा शब्द भंडार किसी भी दृष्टि से पूर्णतः एक नहीं है। हिंदी के साथ भी वही स्थिति होती जा रही है। संविधान के 391वें अनुच्छेद के अनुसार संपर्क भाषा के रूप में जिस हिंदी का विकास होना है वह कम से कम शब्द भंडार के क्षेत्र में प्राय भारत की प्राय सभी भाषाओं से कुछ न कुछ ग्रहण करेगी। इस प्रकार राष्ट्रभाषा के बारे में उसका स्वरूप एक प्रकार से सार्वदेशिक होगा। नागपुर में हुए विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में इस दिशा में स्वदेश विदेश के हिंदी विद्वानों ने यथेष्ट विचार विमर्श के उपरांत उपयुक्त निष्कर्ष से सहमति प्रकट की और हिंदी को राष्ट्रभाषा के साथ ही विश्व की एक प्रमुख भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का संकल्प व्यक्त किया। धन्यवाद। शेष कल की क्लास में होगा।